तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार कर बढ़ाएं दूध उत्पादन। मौसमी फूलों की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। अरबी की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक उगाई तकनीक। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए खेती के बाद पशुपालन दूसरा बड़ा व्यवसाय है और पशुपालन के अंतर्गत यदि कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो इसे अपनाकर आप पशु का नस्ल सुधार तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इससे पशुओं में वंशावली बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता है। अतः दुधारू पशुपालन में कृत्रिम गर्भाधान से क्या लाभ है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर DK यादव से। किसान भाइयों, हमारे देश में आज भी नस्लों के मामले में हम बहुत पीछे हैं, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले नस्लें हमारे यहाँ बहुत ही कम हैं। तो हमारे यहाँ जो स्वदेशी नस्ल पाई जाती हैं या जो नॉन डिस्क्रिप्ट नस्ल पाई जाती हैं, इनको अगर हम उच्च गुणवत्ता वाले नस्लों में सुधार करना चाहें तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको कि हम कृत्रिम गर्भाधान कह रहे हैं। इस कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर लंबे समय से शोध और अनुसंधान होते चले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो पशु होते हैं उन्हीं पशुओं के नस्ल को हम आने वाले 4, 5, 6 पीढ़ियों तक परिवर्तित कर करके और चाहें तो कम लागत में ही एक अच्छी नस्ल के पशु को तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृत्रिम गर्भाधान शब्द से आप परिचित होंगे। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है किसी भी नर पशु से निकाला गया उसका वीर्य किसी मादा पशु के योनि में एक निर्धारित समय में उसके ग्रीवा तक पहुंचाने की कला को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई अपने दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने में जल्दबाजी करते हैं, जिसके कारण उनके दुधारू पशुओं में विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, अपने दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किस समय कराएं तथा कृत्रिम गर्भाधान कराते समय वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखें, आइए जानते हैं। तो जब पशु गर्म में यानी हीट में आता है तब हमें इसको कृत्रिम गर्भाधान को करवाते हैं। और गर्मी में आने के प्रमुख लक्षणों में से है कि पशु बार बार बोलेगा, जिसको रंभाना कहते हैं, रंभाएगी। उसके अलावा वो उस दिन वो अगर दूध दे रही होगी तो दूध देने की मात्रा कम हो जाएगी, बेचैनी सी महसूस होगी, बार बार पेशाब करेगी। अगर उसकी योनि की झिल्ली देखी जाएगी, यानी कि उसमें कलर अगर हम रंग देखना चाहते हैं तो हल्का गुलाबी हो जाता है और उसमें से कुछ म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज भी आता है। तो इन लक्षणों को अगर आप देखते हैं तो ये बात निश्चित हो जानी चाहिए कि आपका पशु इस समय पाल खाने योग्य हो चुका है, यानी कि उसको अब हम कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। जब आप इन लक्षणों को देखते हैं उसके लगभग 18 से 20 घंटे या मोटे तौर पे तो AM और PM का रूल फॉलो किया जाता है। AM PM का मतलब होता है कि अगर आपका पशु सुबह में हीट गर्मी में आता है तो आप शाम तक उसको कृत्रिम गर्भाधान करवा दीजिए, और अगर शाम में आता है तो सुबह में। लेकिन वर्तमान में तमाम संकर प्रजाति की जातियां हम लोगों पाल रहे हैं पशुओं का, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है।
आपका पशु जब गर्मी में आता है तो शुरू में उसके लक्षण बहुत तीव्र होते हैं, यानी कि पशु बहुत ज़्यादा जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलेगा, बेचैनी उसमें ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे करीब 10 से 12 घंटे बीतते बीतते पशु के गर्मी के लक्षण जो होते हैं वो क्रमशः कम होते जाते हैं। और जब आपको एक माउंटिंग स्टैंड यानी कि पशु चुपचाप धीरे धीरे अपना बोलना आप कम करने लगे, वो समय सबसे बढ़िया होता है। ऐसे समय में आप कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। और ध्यान रहे कि अगर पशु आपका कृत्रिम गर्भाधान के बाद भी 4 से 5 घंटे या अगले दिन सुबह या सुबह में आपने पहला सीमेन डलवा दिया है तो शाम तक पुनः अगर आपको हीट में दिखे या उसके लक्षण फिर भी जारी रहें तो आप दूसरा सीमेन फिर भी डलवा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रहे कि जो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए आपके दरवाजे पे आ रहा है या आप जहां से कृत्रिम गर्भाधान की सेवा ले रहे हैं वो व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए। अब किसान भाइयों, ये है कि आपने तो कृत्रिम गर्भाधान करवा लिया, अब हम कैसे संतुष्ट होंगे कि हमारा पशु रुका है या नहीं रुका है, यानी कि इस चीज़ की हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा पशु को गर्भ ठहरा है कि नहीं ठहरा है। पहली चीज़ तो पशुओं में जो लार्ज डेयरी एनिमल्स होते हैं, दुधारू पशु जो होते हैं गाय और भैंस, इसमें प्रमुख रूप से हर 21वें दिन 20 से 21 दिन पे पशु गर्मी में आता है। ये इसकी एक नॉर्मल साइकिल है। अगर आपका पशु मान लीजिए कि किसी महीने की 1 तारीख को कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है और वो वापस 21 या 22 तारीख को पुनः हीट में या गर्मी नहीं प्रदर्शित करता है, इसका मतलब कि आपका पशु के रुकने की संभावना करीब करीब 60 से 70% है। लेकिन आप अभी श्योर मत होइए कि हमारा पशु बिल्कुल रुक ही गया है। वापस जब ये दूसरी साइकिल आएगी लगभग, जो कि कृत्रिम गर्भाधान के दिन से 41 से 42वें दिन, अगर आपका पशु फिर भी गर्मी का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है तो थोड़ा सा और आप और आश्वस्त हो जाइए कि शायद हमारा पशु टिक गया है। लेकिन पशुपालक भाइयों, अगर आप बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हैं कि आपका पशु के गर्भ ठहर ही गया है तो इसके लिए लगभग 100 दिन यानी कि 3 महीने 10 दिन पे किसी कुशल प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से या फिर इस क्षेत्र में काम करने वाले से आप उसकी मदद ले सकते हैं। किसान भाइयों, यूं तो कई तरह के फूलों की खेती कर हमारे किसान भाई मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं अगर मौसमी फूलों की खेती की बात करें तो सर्दियों व गर्मियों में उगाए जाने वाले विभिन्न तरह के सीजनल फूलों की खेती कर किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं सीजनल फूल और किस तरह से हम उनकी खेती कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाईसी परमार, विश्वविद्यालय नौड़ी के पुष्प और स्थल सौंदर्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वाईसी गुप्ता। सीजनल फ्लावर या 1 वर्षीय पौधे, जो कि पुष्प एवं स्थल सौंदर्य विभाग का सबसे बड़ा एक अंग है, अपने आप में उस वातावरण को बदलने की क्षमता रखता है। सीजनल पुष्प स्थल सौंदर्य में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें सर्दियों व गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। सर्दियों में मैदानी व पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने वाले कुछ फूलों के नाम इस प्रकार हैं: स्वीट पीए, स्वीट सुल्तान, स्वीट बिलियम्स आदि। वहीं गर्मियों में लगाए जाने वाले फूल हैं जीनिया, गेंदा व डहलिया। इनको हम यहाँ लगा के अपने वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं और इससे बहुत ही सैलानी आते हैं और उनसे आने वाले समय में इस सीजनल फ्लावर का भी हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में बहुत ही स्कोप है। तो आमतौर पे इनको किसान भाई कैसे लगाएं? जो सीजनल फ्लावर सर्दियों में लगाए जाते हैं उनको सितंबर अक्टूबर में हम इनकी नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए ज़मीन के 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 2 भाग मिट्टी 2 भाग गोबर की खाद मिला के उनको पूरी अच्छे ढंग से तैयार कर दें और 2 दिन पहले उसमें हल्की सी सिंचाई कर दें। 2 दिन के बाद उसमें
पंक्तियों में हम उसमें बीज डाल देते हैं, क्योंकि बीज बहुत बारीक होता है इसलिए ज़्यादा गहरा ना डालें। और कुछ देर के बाद बीज डालने के बाद उनमें हम ऊपर उसी मिक्सचर से जो है ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं और बाद में सूखी जो घास होती है उसको बिछा के पानी हल्का सा दे देते हैं फुहारे के द्वारा। कुछ दिनों के बाद 7 से 10 दिन के बाद ये बीज जम जाते हैं। बीज जमने के बाद हम घास हटा देते हैं और उसमें हल्की मात्रा में पानी देते रहते हैं। साथ साथ में इसके अंदर जो भी खरपतवार आते हैं उनको भी हम निकालते जाते हैं। दूसरा तरीका जो आमतौर पे देखा गया है कि सर्दियों में कई बार ज़्यादा ठंड होने से हम इनको क्यारियों के बजाय किसी बेड में लगाते हैं, ट्रे में लगाते हैं और उनमें भी डाल के हम उसी ढंग से तैयार करते हैं। आमतौर पे जो सीजनल फ्लावर होते हैं, जो बीज से तैयार होते हैं, जिनकी पौध तैयार होती है, उनमें प्रिकिंग एक अवस्था है जिसमें हम घने पौधों को उखाड़ के कुछ दूरी पे उनको अच्छी खाद वाली क्यारियों में लगा देते हैं, जिससे कि एक हेल्दी सीडलिंग तैयार हो जाती है। तो इसको प्रिकिंग कहा जाता है। ये आमतौर पर किसान भाइयों आपको करनी चाहिए। और जो लोग अपने घर में सजावटी पौधों को लगाते हैं उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए। लगाने के बाद इन पौधों को बनी हुई क्यारियों में या गमलों में या किसी उद्यान में लगाया जाता है। इनके लगाने के बाद समय समय पर हमें इनमें पानी और होइंग वीडिंग की आवश्यकता होती है। क्यारियों में बीज या पौधों को लगाने के बाद इसमें सिंचाई जरूर करें। इसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप हो गया तो कौन सा स्प्रे करें, इस बारे में उन्होंने बताया। कई बार ऐसा होता है कि इसमें कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, जिसमें हम कोई भी जो कीड़ानाशक दवाई है या फफूंदनाशक दवाई है उसका उपयोग लाएं। आमतौर पे देखा गया है कि कुछ पौधों में वृद्धि के बाद उनकी पिंचिंग की जाती है। पिंचिंग करने से इनकी जो वृद्धि होती है बहुत अच्छी हो जाती है, तो हमें पिंचिंग भी करना चाहिए। और साथ साथ में 1 ग्राम यूरिया का घोल बना के स्प्रे करते रहे हफ्ते में 2 बार। उससे पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी देखी गई है। तो ऐसा करने से हमें इन पौधों को अच्छे ढंग से तैयार करें। और जैसे कि आप आज देख रहे हैं, आप ये पौधे हमने अक्टूबर महीने में लगाए थे, जो कि आज फूल रहे हैं और धीरे धीरे मार्च अप्रैल तक ये सारे के सारे पुष्प खिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, आप अपने केवल वातावरण को ही बहुत ही सुंदर नहीं बनाते, इससे आपकी इनकम भी बढ़ रही है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ से पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इन पौधों का बीज उत्पादन हो रहा है, जो कि पटियाला में, मोगा इत्यादि संगरूर में यहाँ इनकी खेती की जा रही है। 400 एकड़ के फार्म हैं जो कि लोगों के खेतों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं और उनको बीज तैयार करके विदेशों में भेजा जा रहा है। पंजाब से ही केवल 40 करोड़ के लगभग बीज का उत्पादन हो रहा है। तो क्यों ना हम आज इस मुहिम में साथ दें और आप भी अपने बंजर और कम उपजाऊ ज़मीन पे भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। और साथ साथ में इनके जो पुष्प हैं, इन पुष्पों के भी कई बार वैल्यू एडिशन के रूप में काम आ रहा है। कागज़ में कि लुगदी में इनको फूलों को डाला जाता है, जैसे लार्कस्पर है या कॉर्नफ्लावर है, और उनके जो कागज़ बनते हैं उसमें फूल आ जाते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाता है। इस तरह से किसान भाइयों, आप भी आएँ और इस कार्य को अपनाएं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और लाभ के साथ साथ आप अपनी सेहत को भी तंदुरुस्त रखेंगे और वातावरण को तंदुरुस्त बनाएंगे और अपने उस इलाके में एक सुंदर वातावरण तैयार करने के साथ वो एक आपका टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है वो इस समय अरबी की खेती करके अच्छी आय हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप अरबी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जब आप इसकी बुवाई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो अरबी की बुवाई करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस बारे में आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS शर्मा से।
किसान भाइयों, वैसे तो अरबी की खेती 2 सीजन में, 2 मौसम में होती है, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन। ग्रीष्मकालीन अगर अरबी की खेती करते हैं तो उसे फरवरी माह में लगाते हैं, और अगर वर्षाकालीन लगाते हैं अरबी तो उसे जून माह में लगाते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है कि नहीं। अगर सिंचाई की पक्की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप ग्रीष्मकालीन यानी फरवरी में अरबी नहीं लगाइए, क्योंकि इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उस समय गर्मी पड़ती है, इसलिए सिंचाई की बारंबार आवश्यकता पड़ती है। करीब 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें। अरबी से ज्यादा पैदावार लेने में भूमि की तैयारी की एक विशेष भूमिका रहती है। यदि हमारे किसान भाई ठीक तरह से खेत को तैयार नहीं करते हैं तो बीज का अंकुरण सही तरह से नहीं हो पाता है। इसके चलते उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए अरबी की खेती के लिए भूमि चयन से लेकर प्रजातियों के चुनाव तक किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, आइए जानते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि खेत कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो भाई जो भी कंदमूल की फसलें हैं उसके लिए हल्की मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है। उसके बाद में अब खेत की तैयारी पे आते हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 बार या देसी हल से 2 बार जुताई करके पाटा दे देते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों को देना होगा। किसान भैया ध्यान रखें कि अंतिम जुताई के समय ही करीब 10 से 15 टन कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें अच्छी तरह मिला दें, और जो उर्वरक की संपूर्ण मात्रा है उसका अंतिम जुताई के समय ही आप फास्फोरस की पूरी मात्रा और 1/3 नाइट्रोजन, नेत्रजन तथा पोटास की मात्रा को मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। उसके लिए आपको करीब 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 60 किलोग्राम यूरिया और 45 किलोग्राम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद किसान भाई आप आइए कि कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं। अब इसकी 1 हेक्टेयर के लिए करीब 13 से 16 क्विंटल कंद की आवश्यकता पड़ती है। जो किसान भाई अरबी की बुआई करना चाहते हैं उन्हें पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दूरी पर करनी चाहिए, जिससे फसल की बढ़वार हो और दूसरी ओर कीटों का प्रकोप न हो। किसान भाइयों, इसके लिए हम इसकी जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखते हैं। रोपाई की विधि ये है कि आप जो खेत समतल तैयार कर लिए हैं उसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक गहरी नाली बनाते हैं, करीब 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी, और उसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कंद रख के मिट्टी से ढक देते हैं। इसके बाद किसान भाई आप देखिए कि आपके खेत में नमी है कि नहीं। अगर नमी नहीं है तो तुरंत एक हल्की सिंचाई कर दें, और इसके बाद में आपको एक मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मल्चिंग नहीं करेंगे तो खेत की नमी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और जल्दी जल्दी इरिगेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए आप मल्चिंग सूखी पुआल से या किसी भी तरह की सूखी पत्ती से खेत को ढक दें, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको नमी खेत में बरकरार रहेगी बहुत ज़्यादा समय तक, अंकुरण समय पर होगा, शीघ्र होगा, और खरपतवारों का भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इसके बाद में आप किसान भाई निकाई गुड़ाई पे आते हैं। तो किसान भाई हम अगर आपको अच्छी फसल लेना है, अच्छा फसल लेना है, अच्छी उपज लेना है, तो सबसे पहले इसमें निकाई गुड़ाई करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अंकुरण के करीब 10 दिन के बाद पहली निकाई गुड़ाई करते हैं, और उसी समय निकाई गुड़ाई के बाद जो मेरा 2/3 है उसमें से 1/3 नाइट्रोजन और पोटास को अच्छी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद में दूसरा निकाई गुड़ाई का समय करीब 45 से 50 दिन का है। उस समय भी निकाई गुड़ाई करके जो 1/3 मेरा बचता है नेत्रजन और पोटास, उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला के पौधों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। इस तरह से आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिरमाजरा, जिला करनाल के कृषक राजकुमार सैनी ने। इनकी गन्ना की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राजकुमार सैनी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसे सबसे बड़ा रोग गन्ने में जो लगता है, रेड राट बीमारी होती है, जिसको काना रोग कहते हैं। ये इतना खतरनाक बीमारी है, लग जाए तो प्लाट का प्लाट साफ हो जाता है। गन्ना की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है लाल सड़न रोग। इस रोग का प्रकोप खास तौर से 4 से 8 माह की फसल पर देखने को मिलता है तथा इस रोग से ग्रसित फसल में इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इस रोग के क्या लक्षण हैं तथा इस रोग से अपने गन्ने की फसल को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं। जब आप गन्ने को फाड़ेंगे तो उसमें अंदर आपको लाल गुदा उसकी दिखाई देगी। उसको जब तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगा। तो इसके लिए हम आपको सुझाव ये देना चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो उष्ण जल उपचार कर लीजिए, उसको पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए और उसके बाद जब बोएंगे आप उस समय बवास्टीन का प्रयोग, जो सेट आप काटेंगे उस सेट को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, माने हेक्टेयर में 112 ग्राम बवास्टीन का प्रयोग करेंगे 112 लीटर पानी में, और उसको डीप करके ही आप बोएं। ये अति महत्व है, इसको आप समझ लें, बिना डीप का न बोएं। उसके बाद अगर वो आ जाता है, ऐसा सिम्टम आपको मिल जाता है, आप खेत की रखवाली करते रहें, अगर एकाध प्लांट आपको इस तरह का दिखाई देता है तो उसको उखाड़ करके आप तुरंत फेंक दें और उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। उस गन्ने को ऐसे न फेंकें, उसको या तो खून के गाड़ दें खोद के, या तो उसको जला दें। गन्ना की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है उकठा रोग। इस रोग का प्रकोप भी गन्ने की फसल में ज्यादातर देखने में आता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को इस रोग की ठीक तरह से पहचान न होने के कारण वो इसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे इस रोग पर नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। दूसरा एक विल्ट बीमारी आती है, हाँ, जिसको उकठा रोग कहते हैं। उसमें प्राइमरी स्टेज में ही जब टिलर से गन्ना बनने लगता है उसी समय वो पकड़ता है। उसमें होता है कि पूरा प्लांट आपका सूख जाता है। सिम्टम ये है कि उसको तोड़ेंगे तो पुचुक जाएगा, खट से टूटेगा नहीं। ऐसा रोग अगर आपको मिलता है तो तुरंत गन्ने से उसको हटा दीजिए। कुछ पत्तियों का रोग होता है, जिसमें प्रमुख रोग देखने को मिल रहा है आजकल, पोका बोइंग है। पोका बोइंग का सिम्टम आपको मैं आपको दिखा देना चाहूँ, आप देख सकते हैं। ये ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी हिस्से का पत्ता है, ये पत्ता जो है सूखने लगता है और इस तरह से जो है ये सूख करके और यहीं से बढ़वार वो हो जाता है। इसका बढ़वार जो है वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैल जाता है। देखिए जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये प्लांट छोटे पर से ही प्रभावित शुरू हुआ और इसमें हमने वही बवास्टीन का प्रयोग प्रति हेक्टर 112 ग्राम 112 लीटर पानी में, और उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत जरूरी है, उसमें डाल देते हैं और डाल के और पूरे प्लाट का स्प्रे करा देते हैं। ध्यान रखिए किसान भाइयों कि स्प्रे कराते समय ये जरूर ध्यान रखें कि पूरा गन्ने का पत्ता भीग जाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान अपने स्तर पर कैसे करें तैयार कीवी के पौधे। वन पालन से अधिक लाभ के लिए कौन कौन से हैं जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।